हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेम विज्ञान के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। यानी दोस्तों, आपके जो है फर्स्ट सेमेस्टर के जो विज्ञान के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, मल्टीपल प्रश्न थे, उन सबको हमने जो है डिस्कस करके वीडियो अपलोड कर दी है। तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, या फिर जो है चैनल पर जाइए और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर आपको जो है जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनकी मिल जाएगी। और दोस्तों, मैं बहुविकल्पी एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में मतलब कि डीएलएड फर्स्ट सेम नाम से प्लेलिस्ट कर देता हूं, उसमें सभी जो है आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगी, चाहे वह विज्ञान की हो, चाहे वह किसी अदर सब्जेक्ट की हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, उसी के साथ साथ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको लेकर इसमें आए हैं, और जो है बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे कि पुष्प के मादा अंगों के जो है नाम लिखिए, यानी कि पुष्प के जो मादा अंग होते हैं जो उनको हमें इसमें समझना है। यानी दोस्तों, पुष्प के जो नर यानी कि नर अंग मादा अंग सब अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए, मादा अंग में आपका जयांग आएगा, अंडक या कारपुल या स्त्री केसर, यह सब जो है मादा अंग होते हैं पुष्प की। इसी के अंतर्गत देखेंगे दूसरा प्रश्न है कि सजीव के एक लक्षण लिखिए, यानी कि सजीव का एक लक्षण है। तो दोस्तों, इसमें देखिए सजीव के लक्षण दिए हैं कि जैसे कोश की संरचना होगी सजीव में, और श्वसन की क्रिया होगी एवं गति वह करता होगा, और उत्सर्जन की क्रिया उसमें होगी। यानी कि जो चार ये जो लक्षण है, यह जो है दोस्तों किसके हैं? सजीव के हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो नाम लिखिए, यानी कि आपको नाम लिखना है। देखिए पूछा गया है 2019 में। तो अगर अब शाकाहारी की बात की जाए तो हाथी, दरियाई घोड़ा और बकरी, और जो है गाय, बैल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लिखा जाए। फिर देखिए कुत्ता है, चीता है, बाघ है, भेड़िया है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी जो है मांस खाता हो। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि घर्षण बल किसे कहते हैं। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार जो है रिपीट हुआ है और शायद इस बार भी होगा। देखिए जैसे कि देखिए समझिए, यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिकले पर पड़ जाए तो आप गिर पड़ेंगे। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने के बाद जो गोटी बहुत तेज से फिसलती है, यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाएं तो क्या होगा? चक्की गति नहीं करेगी। घर्षण बल की मात्रा अत्यंत कम हो जाने के कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों, घर्षण बल क्या होता है? जैसे आप जो है कैरम खेलते हैं दोस्तों, उस पर जो है पाउडर आप डाल लेते हैं, और जब उस गोटी को आप यहाँ से मारते हैं तो वह इतने स्पीड से इधर जाती है, और जो है जो वह घर्षण करती है, इसी को जो है हम घर्षण बल कहेंगे। जैसे कि किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को हम घर्षण बल कहते हैं। यहाँ पे समझिए, किन्हीं दो सतह की संपर्क, यानी दोस्तों जो गोटी की नीचे की सतह है और जो कैरम की ऊपर की सतह है, इन दोनों के बीच जो घर्षण होता है, और देखिए तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाली बल को हम घर्षण बल कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों, आपको भली भांति पता होगा, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाओं में जो है पदार्थ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि समय का मानक मात्रक क्या है। तो देखिए 2019 बैच में है कि समय का मानक मात्रक कौन सा है? सेकंड है। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि सजीव वस्तुएं क्या कहलाती हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर समझें। ऐसी वस्तुएं जिसमें जीवन का संचार होता है वे सजीव वस्तुएं होती हैं। कैसी? जिसमें जीवन का क्या होता है? संचार होता है, वह सजीव वस्तुएं में आएंगी। फिर अगला प्रश्न है कि निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार नहीं होता, जैसे कि निर्जीव वस्तुएं होती हैं जो सजीव का उल्टा होती हैं। जैसे इसमें देखिए जीवन का संचार होगा, इसमें जीवन का संचार नहीं होगा, सिंपल सी बात है, तो आप खुद समझ सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है। तो बीच की कड़ी की बात की जाए तो आप कहेंगे इसको विषाणु कहा जाता है। फिर देखिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि पौधों में कितने भाग होते हैं। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पौधे में देखिए जड़, तना, पत्ती और जो है कुल 3 भाग होते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि पौधों में प्रजनन कितने प्रकार से होता है। तो पौधों में प्रजनन 3 प्रकार से होता है। अगला प्रश्न है पौधों एवं जंतुओं में प्रमुख अंतर क्या है। तो पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, परंतु जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। यही जो है दोस्तों इनमें अंतर है। अगला प्रश्न है कि पौधों तथा जंतुओं में समानता संबंधी लक्षण बताइए। तो देखिए दोनों में समानता क्या है, यानी पौधों जंतुओं में कौन सी समानता है? जो देखिए सभी पौधे एवं जंतु अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। फिर है देखिए पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों, पुष्प में कुल 4 भाग होते हैं।
अगला प्रश्न है कि जीवधारियों में अनुकूलन किन कारणों से होता है। तो देखिए, जीवधारियों में अनुकूलन वातावरण, भोजन तथा भोजन की उपलब्धता के कारण ही अनुकूलन होता है। फिर अगला प्रश्न है कि संरचनात्मक अनुकूलन से क्या अभिप्राय है। देखिए, तो जीवधारी के शरीर की रचना में जब कुछ ऐसे परिवर्तन हो कि उस जाति को अपने आवास में रहने में अधिक सुविधा हो, उसे हम संरचनात्मक अनुकूलन कहेंगे। अगला प्रश्न है कि पौधों में जड़ का क्या उपयोग है। तो देखिए, पौधों को भूमि से जल, खनिज, लवण यानी उपलब्ध कराना। जो जड़ होती है उसका कार्य होता है कि पौधों में भूमि से ले जाकर जल और खनिज और लवण जो है उपलब्ध कराती है पौधों को। प्रकाश संश्लेषण क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से देखिए कि पौधों में जड़ों के द्वारा, देखिए पौधों में जड़ों के द्वारा अवशोषित जल तथा वायुमंडल यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना और ऑक्सीजन मुक्त कराने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो है दोस्तों देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण और ऑक्सीजन मुक्त कराने की क्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि पर परागण क्या होते हैं। तो देखिए, जब पुष्प के परागकण, ध्यान रखिए, एक परागण होता है, एक परागकण। तो परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम पर परागकण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पुष्प के नर अंग बताइए। अभी जो है आपने देखा था स्त्री, इसमें आपका पुंकेसर हो जाएगा और स्त्री केसर आपका जो है मादा का अंग होता है। फलों में जल की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, 90% जो है जल की मात्रा होती है फलों में। पौधों में जल का क्या कार्य है। तो देखिए, आपको सिंपल भाषा में बताएं कि पौधों में भूमि में स्थिर रखने तथा भूमि से जल, खनिज, लवणों को अवशोषण करना ही जड़ों का कार्य होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि जलीय पौधों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जलीय पौधों को क्या कहेंगे, जलोद्भिद कहेंगे। जलीय जंतु को क्या कहते हैं, उसको हम जलचर, यानी कि जो जल में चल सकता है, रह सकता है, उसको हम जलीय जंतु एवं जलचर कहते हैं। मछली की जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग होते हैं। तो मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़ी तथा जल में तैरने के लिए इनके लिए जो है धारा रेखित शरीर होता है। मतलब कि आपने देखा होगा कि जो पहले सकरा मतलब हल्का हल्का होता है, फिर मतलब भारी चौड़ा सा होता है, फिर सकरा होता है, यानी कि जो उसका शरीर ही जो है इस लायक बनाया गया है, धारा रेखित बनाया गया है ताकि वह तैर सके। फिर देखिए, अगला प्रश्न है कि मूसला जड़ों को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मूसला जड़ों को देखिए शंकु रूप और कुंभी रूप एवं तर्क रूप कुल 3 भागों में बांटा गया है। अपस्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रित करण के क्या कारण या परिवर्तन होते हैं। तो भोजन एकत्रीकरण के कारण अपस्थानिक जड़ें कंद में बदल जाती हैं और शकरकंद आदि जो है आपका अपस्थानिक जड़ों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि अमरबेल पौधों का सामान्य परिचय दीजिए। अब देखिए, अमरबेल ऐसा है जो कि धरती पे इसका पौधा नहीं होता है, सीधा ऊपर ऊपर होता है और जो है अच्छा से फल फूलता है। अमरबेल एक परजीवी है। देखिए, परजीवी है यानी कि दूसरों पर निर्भर रहता है, जो अपना जीवन चूसक जड़ों के द्वारा ही आधार पर पोषक पौधों से लेता है। यानी कि दोस्तों, इस प्रकार का पौधा होगा और इस पौधे में जो है वह ऊपर ऊपर लग जाएगा, ऐसा ऐसा इसमें आ जाएगा, परंतु धरती पे इसका कोई भी जो है अटैचमेंट नहीं होता है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ कौन सी है। तो इसे हम मूसला जड़ कहेंगे। मूलांकुर से होती है कौन सी, मूसला जड़। आर्द्रताग्राही जड़ें क्या कहलाती हैं। तो ऐसी जड़ें जो हवा में लटककर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जल अवशोषित करके पौधों की जलापूर्ति करती हैं, इन्हें हम आर्द्रताग्राही व वायुवीय जड़ें कहते हैं। जैसे आर्किड की जड़ें आपका अच्छा उदाहरण होगा। श्वसन जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं। तो देखिए, लवणोद्भिद पौधों में श्वसन जड़ें पाई जाती हैं। पत्तियां भोजन का निर्माण किस प्रकार करती हैं। तो पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत हमें ऑक्सीजन प्रदान करना ही हमारे जीवन का बहुत ही जो है अमूल्य योगदान है। 5 पुष्पी और अपुष्पी पौधों के नाम लिखिए। तो देखिए, पुष्पी पौधे हैं आम, नीम, अमरूद, सरसों और बरगद। अपुष्पी हैं बैक्टीरिया, कवक, शैवाल और मॉर्स और फन। यानी पुष्पी होगी जिनमें जो पुष्प होते हैं, अपुष्पी होगी जिसमें पुष्प नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं हम फिर अगला प्रश्न। देखिए,
दो कवकों के नाम लिखिए। तो दोस्तों दो कवकों की बात की जाए तो इसमें आपका कुकुरमुत्ता का पौधा और देखिए राइजोपस का पौधा आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि किन्हीं तीन पौधों के नाम लिखिए जिसमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। तो देखिए इसमें बैक्टीरिया और कुकुरमुत्ता और स्पाई जो है स्पाइरोगास जुगाइरा आपका पौधा है, इसमें ना ही जो है जड़ पाई जाती है ना ही पत्ती पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि शाक, झाड़ी तथा वृक्षों की पांच पांच उदाहरण दीजिए। तो देखिए शाक यानी कि सब्जी जिसका जो है नहीं शाक होगा आपका, जैसे कि सरसों, गेहूं, मूली और तुलसी और सूर्यमुखी। झाड़ी है आपकी चमेली, गुलाब, नींबू और करौंदा, गुड़हल। वृक्ष है आपका ताड़, आम, नारियल, नीम और चीड़। किन्हीं दो बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। तो देखिए बहुवर्षीय मतलब कि बहुत बहुत वर्षों तक, यानी कि पीपल और नीम। फिर देखिए नर तथा मादा युग्मक को मिलाने वाली विधि क्या कहलाती है। तो यह विधि निषेचन कहलाती है दोस्तों। बीजों का प्रजनन किसकी सहायता से होता है। तो बीजों का प्रजनन जल द्वारा, वायु द्वारा, स्फुटन द्वारा और जंतुओं द्वारा, पक्षियों द्वारा तथा मनुष्यों द्वारा होता है बीजों का प्रजनन। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है पत्तियों का जो है रंग हरा होता है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एसआई मात्रक को आप याद करके रखिए। जैसे लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होगा और जो है 12 इंच बराबर होता है कितना, 1 फुट। फिर देखिए 1 गज में कितने फुट होते हैं दोस्तों। 1 गज में आपका 1 गज में 3 फुट अथवा जो है 91.44 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है कि किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी जो है 3 मापें ली जाएंगी। तो वहाँ पे देखिए ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की माप ली जाती है। शरीर का ताप किस तापमान से मापते हैं। तो दोस्तों थर्मामीटर द्वारा शरीर का जो है ताप मापा जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है कि माप के मानक मात्रा कैसे होने चाहिए, यानी कि होना चाहिए और क्यों आवश्यक है। तो हमारे दैनिक जीवन की अनेक वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, तौल आदि के सही ज्ञान के लिए ताप के मानक मात्रक होना आवश्यक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है जितने भी प्रश्न देखे, इसके बाद जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। और जो है बहुविकल्पीय प्रश्न की जो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न है। थैंक यू।